हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल सोम लेक्चरर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे 12th केमिस्ट्री चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी के टॉपिक अभिक्रिया की आणविकता को लेकर आए हैं। इससे पहले वीडियो में निगमन हम पढ़े थे, समाकलन पढ़े थे, ठीक है, अभिक्रिया की कोड पढ़े थे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं अभिक्रिया की आणविकता, जो मेन इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए इसको, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी पर ही आधारित होता है, आणविकता पर ही आधारित होता है। देखते हैं हम क्या है इसमें। किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिएगा क्या है। सबसे पहले यह है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है तो जिसमें रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक के अणु होते हैं, जितना अभिकारक के अणु भाग लेते हैं उन्हीं की संख्या को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। सबसे मेन यही जानिए आप। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए जो रिएक्टेंट करने में या रिएक्शन करने में जो रिएक्टेंट भाग लेते हैं, ठीक है, वही आणविकता कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में कोई आपके सामने हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक, NH4O2, NH4NO2, ये एक क्या है, हम यहाँ क्या ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं रिएक्शन का। तो ये क्या बन रहा है, NH4NO2, ठीक। अब क्या बन रहा है, ये N2 प्लस 2H2O, ये देखिएगा, ठीक। तो इसमें कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं वो आपको बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है, एक अणु ही भाग ले रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट भाग ले रहा है, ठीक। तो ये इसकी आणविकता जो होगी वो एक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आणविकता एक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आणविकता एक हो जाएगी, ठीक। क्या हो जाएगी, आणविकता एक हो जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, एक बार इसको और देख लीजिए। किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्ति प्रत्येक प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता। आप लोगों ने रिएक्शन देखा, अब देखते हैं इसके आगे। एक बार इसको समझ लीजिए। और क्या है, कोई भी अभिक्रिया हो रही होती है, ठीक, तो उसमें जितने अणु भाग लेते हैं वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, ठीक। आगे देखते हैं हम क्या है, इसके कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अभिकारक, एक अभिक्रिया में एक भी अभिकारक हो सकता है, दो भी अभिकारक हो सकता है, तीन भी अभिकारक हो सकता है। तो उस आधार पर इसे कई भागों में डिवाइड किया गया है। दो तीन भाग इसके हैं, देखिएगा क्या क्या है। फर्स्ट हमारा एकाणुक यूनिमॉलिक्यूलरिटी होगा। क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलरिटी क्या है, देखिएगा। आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है, उस आणविकता जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, एकाणुक अभिक्रियाएं। क्या है, एकाणुक अभिक्रियाएं। पहले हम पढ़ते एकाणुक, नाम से ही स्पष्ट है। क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, देख लीजिएगा, इस नाम से ही स्पष्ट है। क्या, एकाणुक। एकाणुक का मतलब होता है एक अणु। क्या होता है, एक अणु। क्या होते हैं इसमें, एक अणु भाग लेते हैं, एक ही रिएक्टेंट भाग लेंगे, एक ही अभिकारक भाग लेंगे, ठीक। तो नाम से स्पष्ट है, एकाणुक अभिक्रियाएं, ठीक। यदि किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल एक ही अभिकारक अणु भाग लेते हैं तो वह एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। क्या होते हैं, एक अणु भाग लेते, जैसे भी हमने एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था एग्जाम्पल, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल हमने दिया था एक, ये NH4NO2, क्या दिया था हमने, NH4NO2 गिव्स, किस में टूट रहा है,
N2 प्लस 2H2 ये, ठीक। ये क्या है, हमारा एक अणुक है, यूनिमॉलिक्यूलर इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक। ये हो गया यूनिमॉलिक्यूलर। अमोनियम नाइट्राइट है और अमोनियम नाइट्रेट, और ये क्या है, इसे अमोनियम नाइट्रेट ही बोलेंगे, ठीक। N2 है ये और 2H2, एक अणुक है, ये यूनिमॉलिक्यूलर है और ये क्या हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है। ये रिएक्टेंट्स बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स या अभिकारक, रिएक्टेंट्स या अभिकारक, क्या होगा, रिएक्टेंट्स या अभिकारक, ठीक। रिएक्टेंट्स या अभिकारक बोलते हैं इसे। तो जो अभिकारक हैं, जिस अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं उसी आधार पर आणविकता निकाली जाती है, ठीक हो गया। ये देखते हैं, ऐसे इसको समझते चलिए, कुछ इसमें बहुत विशेष नहीं है, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक। आप देखते चलिए और पढ़ते चलिए, अच्छे से समझते चलिए। दूसरा क्या है, दूसरा है द्वि अणुक होगा, हाँ क्या है, बाइमॉलिक्यूलर, द्वि अणुक अभिक्रियाएं, ठीक। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अणु भाग लेते हैं द्वि अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या होती हैं, द्वि अणु भाग लेते हैं तो द्वि अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्वि अणु कौन से भाग लेते हैं, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन लीजिए जिसमें दो अणु भाग लेते हों तो द्वि अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लेते हैं HI, क्या लेते हैं, HI, ये देखिएगा, ठीक। HI हमने लिया तो यह एक H हो गया हमारा, एक I हो गया, तो H हाइड्रोजन और I आयोडाइड, तो हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक। अब हाइड्रोजन आयोडाइड जब ये विघटित होता है, उत्पाद बनता है, तो H2 और I2 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इसमें कितने अणु भाग लेते हैं, दो अणु भाग लेते हैं ये, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, बाइमॉलिक्यूलर, क्या बोलेंगे, बाइमॉलिक्यूलर, ठीक। बाइमॉलिक्यूलर, द्वि अणुक, क्या बोलेंगे, द्वि अणुक बोलेंगे, ठीक, द्वि अणुक बोलेंगे। इसी को हम रिएक्टेंट भी कहते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, अभिकारक भी बोलते हैं। तो क्या होते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अणु भाग लेते हैं द्वि अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या होते हैं, द्वि अणु भाग लिए तो द्वि अणुक अभिक्रियाएं, एक अणु भाग लिए तो एक अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। देख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्या है। देखिएगा तीसरा हमारा क्या है, त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तीन अणु भाग लेते हैं त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, त्रिअणुक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। देखिएगा इसमें हम लेते हैं कि एग्जाम्पल, क्या लेते हैं एग्जाम्पल में, FeCl3, क्या लेंगे, FeCl3 प्लस SnCl4 गिव्स, क्या हो जाएगा, FeCl2 प्लस SnCl3, क्या हो जाएगा, SnCl3, ठीक। तो हो जाएगा 2FeCl3, यहाँ भी 2 कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6, 4 10, 2 दूनी 4, अब देखिएगा इसमें क्या है, Fe और FeSn और Cl, तीन ट्राई मॉलिक्यूलर हो गए, क्या हो गए, ट्राई मॉलिक्यूलर, क्या हो गए, ट्राई मॉलिक्यूलर, तीन अणु इसमें भाग ले रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, त्रिअणुक अभिक्रियाएं, क्या बोलेंगे, त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या बोलेंगे, त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या बोलेंगे, त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक। इसमें तीन अणु भाग लेते हैं इसलिए हम त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक हो गया। अब चलिए आगे लेते हैं, नेक्स्ट हमारा देख लीजिए क्या है,
वैसे इसे हम देखेंगे तो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, लेकिन हम केवल क्या करेंगे, इसके ट्राई मॉलिक्यूलर को ही पढ़ते हैं अभी। ठीक, आप ये मत देखिएगा कि ये संतुलित नहीं है। ठीक, इसमें केवल ये आपको सीखना है कि तीन अणु भाग लेते हैं, इसलिए 3 अणुक रासायनिक अभिक्रियाएं या त्रि रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, तो एक हो गया हमारा, क्या हो गया, एक हो गया Fe, क्या हो गया ये FeCl हो गया और SN हो गया। 3 अणु हो गए, तीनों मिलाकर त्रिअणुक कहा जाता है। तो 3 अणु भाग लें तो त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, त्रिअणुक ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहलाते हैं। आगे देखिएगा, ये देखिए अब आता है जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, इसको आप देखिएगा अच्छे से। ठीक, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट का क्या लगा लीजिए, साइन लगा लीजिए, ये VIP। ठीक, ये क्या है, बहुत ही खास है आपके लिए। अच्छे से इसको अगर लर्न हो जाता, 2-3 ही हैं, इसमें अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आराम से ये अभी याद हो जाएगा, फिर भूलेंगे ही नहीं। सही बात तो ये है। ठीक, तो इसको आइए हम पढ़ते हैं। क्या है ये देखते हैं। किसी अभिक्रिया, क्या है, कोटि तथा आणविकता में अंतर। अब कोटि भी हम पढ़े हैं और आणविकता भी हम पढ़े हैं। ठीक, अब कोटि क्या होता है, कोट पूर्णांक से लेकर मोल प्रभाज तक होते हैं, लेकिन हमारी जो आणविकता है वो केवल 1, 2, 3 में होती है। ठीक, क्या होती है, आणविकता 1, 2, 3 होती है और कोटि हमारी क्या होती है, कोटि सांद्रता पर निर्भर करती है और ये क्या होता है, जितने अणु भाग लेते हैं वो होता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या दिया गया है, देखिएगा। किसी अभिक्रिया की कोटि को प्रयोगों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। क्या होता है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है वेग के आधार पर किया जाता है, जो क्या होता है, प्रयोग की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जबकि आणविकता को अभिक्रिया के प्रेक्षण द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है कि कितने अभिकारक को हम ले रहे हैं। आप क्या नाम है, प्रेक्षण कर रहे होते हैं, उसी आधार पर ही आणविकता निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए भी हमने बताया H और I को मिला देते हैं, ठीक है, तो द्विअणुक अभिक्रियाएं बनती हैं, तो क्या होते हैं वो उनका अभिक्रिया की आणविकता बता देता है। लेकिन ये प्रयोग कोटि जो है हमारा, वो प्रयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रयोगी निर्धारित मान होता है। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं, जितनी भी कोटि होती है वो सब प्रयोगी मान के आधार पर होते हैं। ठीक, अब क्या है, दोनों के मान समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इन दोनों मान सेम हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, ये अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। क्या है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर को हम पढ़ते हैं। क्या है, अभिक्रिया की कोटि हमारी ये है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लिख दें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, और ये मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मॉलिक्युलरिटी। ठीक, अब देखिएगा क्या है, ये एक प्रायोगिक मान है जिसे प्रयोगों से ही प्राप्त अभिक्रिया के वेग समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये जो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अभी से आप पढ़ लीजिए। ठीक, और अभी से आप अगर तैयारी करेंगे तो आपको आगे चलकर भार नहीं उठाना पड़ेगा कि 5 सब्जेक्ट का हमें भार लेकर चलना है कि ये पेपर पढ़ना है कि वो पेपर। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आपको भार कम हो जाएगा आपका और आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं हम इसमें अभिक्रिया की कोटि में फर्स्ट हमारा क्या है,
यह एक प्रायोगिक मान है जिसे प्रयोगों से प्राप्त अपक्रिया के वेग समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। जब आप वेग समीकरण को पढ़ रहे थे तब ये चीज हम पहले भी बता दिए हैं कि यह प्रायोगिक मान है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो दिया गया है आपको वही देना है, वही लिखना है, ठीक। आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक। तो ये प्रायोगिक मान है। अब प्रायोगिक मान में एक क्या होता है, प्रायोगिक मान कोई दिया गया है, अब क्रिया की कोट 3, तो क्या आप 4 कर सकते हैं? नहीं, वो 3 ही रहेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 ही रहेगा, प्रयोग मान द्वारा सिद्ध हो गया। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, यह एक सैद्धांतिक मान है जिसे अपक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। अब जिसे अपक्रिया को आप देखकर बता सकते हैं कि यह एक आणविकता है, एक अणु का अपक्रिया है कि द्विअणु का अपक्रिया है कि त्रिअणु का अपक्रिया है, आराम से इसको देखकर बता सकते हैं। इसलिए क्या है, सैद्धांतिक है। क्या है ये? सैद्धांतिक है, सिद्धांत के अनुसार चलती है। सैद्धांतिक का मतलब ही होता है क्या, सिद्धांत के अनुसार चलना। अब दूसरा हमारा क्या है, कोटि शून्य पूर्णांक तथा भिन्नात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोटि जो हमारा है शून्य पूर्णांक तथा भिन्नात्मक हो सकता है। हमने क्या कहा था कि कोटि जो है शून्य पूर्णांक तथा भिन्नात्मक भी हो सकता है, फ्रैक्शन। कहीं कहीं ये भिन्नात्मक लिखा रहता है, कहीं कहीं मोल प्रभाज भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ये कहीं कहीं मोल प्रभाज में भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मोल प्रभाज, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। या फ्रैक्शन भी लिखा रहता है, फ्रैक्शन। क्या लिखा रहता है? फ्रैक्शन। तो क्या होते हैं, कोटि जो होती है शून्य पूर्णांक तथा मोल प्रभाज भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें क्या है, आणविकता शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं हो सकती। इन बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या होती है, आणविकता जो है शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, यह केवल प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 हो सकती है। आणविकता केवल प्राथमिक अपक्रिया पर लागू होती है, ठीक। क्या होती है? आणविकता केवल प्राथमिक अपक्रिया पर लागू होती है, और इसकी जो आणविकता है वो 1, 2, 3 होती है, ठीक। पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक। अगर 0 यहाँ हो जाता तो पूर्णांक संख्या हो जाता, ठीक। तो क्या है ये प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक, ठीक। अब ये दो आपका क्लियर हो गया होगा, ये प्रायोगिक मान है। अगर आप इतना लिख देते हैं अपक्रिया की कोट में, यह एक प्रायोगिक मान है जिसे अपक्रिया के वेग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह एक सैद्धांतिक अपक्रिया है, ठीक, या सैद्धांतिक अपक्रिया के आधार पर किया जा सकता है। आणविकता शून्य और भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, यह प्राकृतिक संख्या हो सकती है। इसमें लिख दीजिए कोटि जो होती है वो शून्य पूर्णांक तथा भिन्नात्मक दोनों हो सकती है, ठीक। देख लीजिए, हो गया। आगे देखते हैं, अभी एक और बचा होगा, ये देखिए क्या है, तीसरा जो है हमारा, अपक्रिया की कोट प्राथमिक एवं जटिल अपक्रियाओं पर लागू होती हैं। क्या होती हैं? जो अपक्रिया की कोट होती है प्राथमिक और जटिल अपक्रियाओं पर, लेकिन वहां क्या था, प्राथमिक अपक्रियाओं पर लागू होती है। आणविकता जो है प्राथमिक अपक्रियाओं पर लागू होती है। ये क्या है, अपक्रिया की कोट प्राथमिक एवं जटिल अपक्रियाओं पर लागू होती है। अपक्रिया की कोट अपक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध को बताती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये टॉपिक आपको आ गया, क्या गया, अपक्रिया की कोट अपक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध को बताती है। क्या बताती है? अपक्रिया की कोटि जो है अपक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता पर संबंध बताती है। दोनों के मध्य, जो अपक्रिया का वेग है और जो सांद्रता है, उन दोनों के मध्य के संबंध को बताती है। इसमें क्या है, आणविकता अपक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाता है। जैसे अभी हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, ये 2HI गिव्स क्या हो जाएगा, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, ठीक, ये हो जाता है। तो ये क्या है, इसके आधार पर संख्या पर निर्भर करता है, ठीक। आगे देखते हैं, छदम एकाणुक अपक्रिया। जैसे आपने छदम प्रथम कोट की अपक्रिया को पढ़ा था आपने, वैसे छदम एकाणुक अपक्रियाएं हैं। अब छदम प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है, हमने आपसे बताया था कि जो छदम प्रथम कोट की अपक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं,
वो एकदम प्रथम कोटि की अपक्रिया के समान होती हैं, लेकिन इसमें जो अधिक मात्रा में लिया जाता है उसका मान शून्य हो जाता है, उसको लिया नहीं जाता है, इसलिए उसकी गणना नहीं की जा सकती है, इसलिए वो क्या होती है, छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है। उसका मान जो है छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो मान है वो अभिकारक के दूसरे जो रिएक्टेंट्स है उस पर निर्भर नहीं करता है, उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए वो छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया कही जाती है। ठीक, लेकिन अब यहां देखिएगा छद्म एकाणुक अपक्रियाओं में यही चीज यहां भी होगा, वह अपक्रियाएं क्या हैं, वह अपक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो परंतु कोटि 1 हो, छद्म आभासी एकाणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्या होनी चाहिए, प्रथम कोटि 1 हो, मतलब कह रहे हैं 1 कोटि की अपक्रिया होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें 1 या 1 से अधिक 2 या 2 से अधिक अणुभाग लेते हों या 1 या 1 से अधिक अणुभाग लेते हों, वो क्या कहलाते हैं, एकाणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। देख लीजिए इसमें शर्करा का प्रतिलोमन, ठीक, केन सुगर, इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या दर्शाया जा सकता है, निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए अब यहां ये क्या है, हमारा चीनी का सूत्र है, क्या है, चीनी, ये ठीक, क्या है, चीनी। जब चीनी को पानी में घोला जाता है, क्या कहता जाता है, चीनी को पानी के आधिक्य में घोला जाता है। कहां घोला जाता है, पानी के आधिक्य, यहां अधिक लिख लीजिए, अधिक नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक, क्योंकि यह तभी प्रथम कोटि की अपक्रिया बनेगी। क्या होगी, प्रथम कोटि की अपक्रिया बनेगी, क्योंकि इससे इतना अधिक हो जाता है इसका सांद्रण कि इसका प्रभाव इस अपक्रिया पर नहीं पड़ता है, इसलिए से छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया कहा जाता है। इस अपक्रिया को हम छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहेंगे, इस अपक्रिया को छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। ठीक, यह इतना अधिक हो जाता है कि इसका प्रभाव सांद्रता पर नहीं पड़ता है। ठीक, इसलिए क्या होता है, ये छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है। अब शुगर केन को लेते हैं, H2 के अधिक में मिलाया जाता है तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड हो जाती है। इस अपक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार अभिकारकों के 2 अणु रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, 2 अणु रासायनिक अपक्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। अपक्रिया का वेग केवल शर्करा की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, अर्थात अपक्रिया के फलस्वरूप केवल C12H22 11 की सांद्रता परिवर्तन नहीं होता है। अभी हमने क्या कहा था कि जो शर्करा होती है, चीनी होता है, जो उसकी सांद्रता पर ही निर्भर करता है, पानी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, छद्म प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाती है। ठीक, अब इसमें आगे देखिएगा क्या है, देख लीजिए इसको एक बार। इस अपक्रिया में जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि अपक्रिया के दौरान जल की सांद्रता में कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, अपक्रिया के दौरान जल में कोई परिवर्तन, जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है। अतः अपक्रिया के प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स चैप्टर 4 हमारा फिनिश्ड हो गया है। ठीक, अब आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपका ये चैप्टर पूर्णतया कंप्लीट हो जाए, आप अच्छे से समझ सकें। ठीक, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, ठीक, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बताएंगे। आपके परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो हम आशा करते हैं आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे।
कि आगे चलकर आपको भार ना पड़े, क्योंकि केमिस्ट्री जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। अगर आप इसको एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि अणु और परमाणु क्या होते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। क्या करिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि आप किसी भी रिएक्शंस में फंसे ना। रिएक्शन ये चुटकी में आ जाएगा आपका। ठीक है, कहीं भी आप खड़े हो जाएगा तुरंत क्या नाम है, आप रिएक्शन को बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक स्टूडेंट, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, बेस्ट ऑफ लक। ओके।